नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार सिंह और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वीक टिप पर। दोस्तों, इस वीडियो हम जानेंगे यूपी सेट काउंसलिंग 2021 के बारे में पूरी डिटेल में, उसकी वेबसाइट के बारे में जानेंगे। बहुत सारे बच्चों के पास जो फैसिलिटीज़ होती है, उनके पास इन्फॉर्मेशन होते हैं और गाइड करने वाले लोग होते हैं, लेकिन बहुत सारे जो विलेज में रहने वाले हैं, जो यूपी के जो मतलब लोकल एरिया में रहने या रूरल एरिया में रहने वाले हैं, तो उनको जो है कि उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, उस तरीके की जो गाइडेंस नहीं है, उनको इन्फॉर्मेशन ब्रोचर भी वो अगर सही से जो है कि देखकर समझ नहीं पाएंगे। तो उनके लिए तो सबसे पहले हम चलते हैं यूपी सेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर, फिर हम बारी बारी से देखेंगे उसमें क्या क्या डिटेल दे रखी है और क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और किसको हमें बहुत ध्यान रखना है। साथ ही जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कॉलेज काउंसलिंग का, मैं भी उसमें आपको शेयर करूँगा क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है और क्या क्या जो है चीज़ आपको केयर करनी है। तो चलिए मैं आपको यूपी सेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। ताकि आप देख रहे हैं यूपी सेट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है। तो इसमें आप क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो बीटेक फर्स्ट ईयर का जो एडमिशन हो रहा है वो इस बार किससे हो रहा है कि थ्रू जेईई मेंस 2021 हो रहा है। यहाँ पे आप अपना एग्ज़ाम यूपीटीयू या जो यूपीएसडब्ल्यू का एग्ज़ाम हुआ करता था वो नहीं हो रहा है। बाकी जो और भी कोर्सेज़ के लिए कैसे एडमिशन होगा, तो इसका जो क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर वेबसाइट पर दे रखा है। थ्रू यूपी सेट, जो यूपी सेट का एग्ज़ाम हुआ है उसके बेसिस पर होगा। जो बीडेस है, बी फार्मा है, और इससे जो भी बैचलर की जितनी भी ऐसे बीटेक की जो लेटरल एंट्री है या बीटी ब्रांच एजी है और एमबीए इंटीग्रेटेड है, एमसीए है, तो उस तरह की जो कोर्सेस है उनका जो एडमिशन होगा यूपी सेट के एग्ज़ाम के थ्रू होगा। एमबीए का जो होगा वो सीमेट या यूपी सेट की 2021 के होगा, और जो बीआर का होगा वो नाटा 2021 के लिए होगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर इन्होंने दे रखा है बीटेक बी फार्म लेटरल एंट्री जो यूपी सेट के थ्रू होगा। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ इस तरीके से बता रखा है। साथ में इन्होंने हेल्प डेस्क भी दे रखा है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको हेल्प डेस्क। तो सबसे पहला जो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप कोई भी डाउट हो, जो आपको अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, आपके पास कोई ऐसा कोई बैकअप नहीं है, तो आप सीधे इनसे बात कीजिए। टोल फ्री नंबर है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप अगर किसी के काउंसलिंग ले रहे हैं तो अच्छी बात है, फिर भी आप उसकी कंफर्मेशन के लिए आप चाहें तो बहुत अच्छे से पूरा जो टोल फ्री नंबर है उसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास अगर इंटरनेट नहीं है या फिर आपके पास जो है डिवाइस नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो एक बार आप कोशिश कीजिए कि आपको मिल जाए, क्योंकि जो पूरी इन्फॉर्मेशन है पूरी वेबसाइट पर ही मिलने वाली है। बार बार जो है वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन आएंगे, चेंज होते रहेंगे। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर जो डेट था, टेंटेटिव शेड्यूल काउंसलिंग डेट जो है कि ये चेंज हुआ था। तो यहाँ पर देखिए ये जो नोटिस है आपको इसकी वेबसाइट पर ही मिलेगी। तो इसके लिए आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन और एक डिवाइस होना जरूरी है जिस पे आप नेट चला पाएँ, नहीं तो आप साइबर कैफे में जा सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपके पास एक प्रॉपर इंटरनेट होना चाहिए जब भी आपको जरूरत पड़े, और आपको रेगुलर उसका चेक करना जरूरी है कि वेबसाइट को चेक करना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि जो 16 सितंबर से जो प्रस्तावित था, जो काउंसलिंग होने वाली थी, वो अब चेंज कर दी गई है। अब जो प्रोसीजर होगा, जो काउंसलिंग डेट होगा, वो फिर से जो पहले आएगा इस पर। तो ये पूरी जो न्यूज़ है वो वेबसाइट पर ही आएगी। तो आपको फिर से ही वही काम करना है कि आपको रेगुलर जो है वेबसाइट पर विजिट करना है। फिर उसके बाद हम आते हैं यूपी सेट की वेबसाइट पर। तो देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो इंस्ट्रक्शन है कि किस तरीके जो रिजर्वेशन है, किस तरीके के जो आपको फॉर्म करना, किस तरीके रजिस्ट्रेशन करने हैं, यहाँ पर आपको पूरी जो नोटिफिकेशन में दे रखा है। फिर उसके बाद जो मेन हमारा जो इन्फॉर्मेशन था यहाँ पर, तो जो काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन है 2021 यहाँ पर है। तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको इंग्लिश में आपको मिलेगा यहाँ पे काउंसलिंग ब्रोचर। अगर हिंदी में होता तो बहुत सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम से है समझ पाते, जो 12th में है जो हिंदी मीडियम से पढ़े तो समझ पाते हैं। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी जो सब्जेक्ट है, जो ये चीज़ थोड़ा नया है, तो थोड़ा एक्सपीरियंस जो लोगों से अगर आप समझेंगे तो जो चीज़ें मिस आउट हो जानी होती है वो मिस आउट नहीं होंगी। तो चलिए हम इसको एक बारी बारी से, मैं भी पहली बार इसको पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो मैंने अपने पिछले साल भी मैंने कई ब्रोचर्स पढ़े थे अपने एडमिशन के समय भी पढ़े, तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा चेंजेस हर साल नहीं होते, माइनर चेंजेस होते हैं, लेकिन हमें बार बार हर साल हमें अपने उसको ब्रोचर को जरूर पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है काउंसलिंग ब्रोचर 2021 फॉर एडमिशन फर्स्ट ईयर। तो बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड थ्रू जेईई मेंस यहाँ पर दे रखा है पहले ही क्लियर कि किस एग्जाम के थ्रू हम एडमिशन ले रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए बीटेक बीटी, फिर बीटेक एजी थ्रू जेईई मेंस और यूपी सेट से भी ले रहा है। ठीक, सेकेंड वाला जो है मतलब यूपी सेट से भी लेगा और जेईई मेंस से भी लेगा। तो मुझे लगता है जो प्रीफर किया जाएगा वो जेईई मेंस को ही प्रीफर किया जाएगा, लेकिन आप यूपी सेट से भी एडमिशन ले सकते हैं। फिर उसके बाद जो है बीआर के लिए
लिए नाटा है, फिर बीडेस, बीफार्म और भी जो BHMCT है, BFAD है, BFA है, इन सब के लिए जो है कि सब यूपी सेट का जो है MBA इंटीग्रेटेड है, फिर MBA CMAT के थ्रू होगा। तो इस तरीके से है। फिर उसके बाद जो बीटेक जो बच्चे पॉलिटेक्निक किए हुए हैं या जो बच्चे BSc किए हुए हैं, तो उनका जो एडमिशन होने वाला है वो लेटरल एंट्री थ्रू होने वाला है, तो वो यूपी सेट के एग्ज़ाम के थ्रू ही होगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक वाले बच्चे JEE मेंस दे नहीं सकते हैं और BSc वाले बच्चे तो अपना जो है कि टाइम का हो गया होगा, मतलब कि पास कर गए होंगे। तो इस तरीके से तो फिर आते हैं हम थोड़ा जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। यहाँ पर ऊपर तो कुछ नहीं दिया, हेल्प डेस्क दे रखा है, तो आप हेल्प डेस्क पर जो है कि बात कर लिए देख लीजिएगा, तो यहाँ पर है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास डिवाइस है, आपके पास हर चीज़ें हैं, तो एक बार मेरा वीडियो देखने के बाद भी आप एक बार अपने से इस जो ब्रोचर को पढ़िए, तब आपको जो चीज़ें हैं अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। बाकी जो जिनको इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है, वो मैं बारी बारी एक एक लाइन आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग फॉर एडमिशन कैन बी मेड ऑनलाइन ओनली। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन है, जो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन है, वो ऑनलाइन ही होगा, तो आपको ऑनलाइन ही करना होगा। आपको कोई ऑफलाइन के लिए कहीं नहीं जाना है, तो ऑनलाइन ही करना होगा। और उसके लिए वेबसाइट दे रखा है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट upset.admission.nic.in। उसके बाद हम आते हैं स्टार्टिंग डेट ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन विल बी इंटीमेटेड सेपरेटली ऑन द वेबसाइट। दो यहाँ पे बता दिया जाएगा कि काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होगा, तो उस तरीके से तो आपको रेगुलर चेकअप करना है वेबसाइट का, ठीक है। तो कैंडिडेट शुड रीड द इंफॉर्मेशन ब्रोचर केयरफुली, चेक दियर एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल रिजर्वेशन कैटेगरी बिफोर फिलिंग सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। आल्सो इट इज एडवाइज्ड टू गो थ्रू वेबसाइट। मतलब आपको भी बताया जा रहा है कि आप इस वेबसाइट को जाइए और पढ़िए। दिस काउंसलिंग इज ओपन टू द कैंडिडेट हु हैव पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन यूपी। ये बात आप समझ रहे हैं। अगर आप जो यूपी के किसी भी इंस्टीट्यूट से जो है कि आप 12th आपने पास किया हुआ है, आपने किया हुआ है या क्वालिफाई एग्जाम किया हुआ है, तो उस तरीके से आप जो है पार्ट कर सकते हैं। हुज पेरेंट्स आर डोमिसाइल ऑफ यूपी सब्जेक्ट टू द एलिजिबिलिटी कंडीशन गिवन इन द इन्फॉर्मेशन ब्रोचर। तो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में आपको पूरा डिटेल में दे रखा है कि आपका जो मतलब कि आप कहाँ से मतलब आपको यूपी का कैसे माना जाएगा, आप कहाँ से पास आउट रहेंगे, आपका 12th कहाँ से रहेगा, मतलब जो आप जो पिछला एग्जाम आपने देकर जो एलिजिबल हुए हैं वो कहाँ से रहना चाहिए। इफ द कैंडिडेट हैज पास क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम आउटसाइड यूपी, ही सी हैज टू अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ हर हिज पेरेंट्स एट द टाइम, मतलब फादर और मदर ओनली। आप किसी एक का भी कर सकते हैं इसमें। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द पर्पज ऑफ ऑनलाइन वेरिफिकेशन एंड टू बी प्रोड्यूस इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ ऑफलाइन वेरिफिकेशन ड्यूरिंग द फिजिकल रिपोर्टिंग। तो आपको जो है कि उसका वेरिफिकेशन भी कराना होगा, आपके पास उसका जो डॉक्यूमेंट होना भी चाहिए, ठीक है। ऑफलाइन तो आपको जो ऑफलाइन वेरिफिकेशन करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम, देखिए फिर 5वें पॉइंट में दिस काउंसलिंग इज आल्सो ओपन टू द कैंडिडेट हु हैव पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट लोकेटेड आउटसाइड यूपी हुज पेरेंट्स बोथ फादर और मदर आर नॉट डोमिसाइल ऑफ यूपी सब्जेक्टेड टू एलिजिबिलिटी कंडीशन गिवन इन इन्फॉर्मेशन ब्रोचर। तो जो बच्चे यहाँ से नहीं है, उनके माता पिता किसी का डोमिसाइल यूपी से नहीं है, वो बच्चे भी एलिजिबल हैं यहाँ से, तो उनको जो है इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में जो है एलिजिबिलिटी कंडीशन दे रखा है। उनके लिए सीट मैट्रिक्सेस अलग अलग होंगी, किस तरीके होंगे, तो आपको पूरी डिटेल में आपको देख लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हम जो 6वां, प्लीज़ नोट द कैंडिडेट डू नॉट नीड टू सेंड कन्फर्मेशन पेज प्रिंटेड आफ्टर कंप्लीशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू यूनिवर्सिटी। हाउएवर द कैंडिडेट शुड कीप द प्रिंट आउट ऑफ कन्फर्मेशन पेज ऑफ रिकॉर्ड। कैंडिडेट आर आल्सो एडवाइज्ड टू एप्लीकेशन नंबर फॉर फ्यूचर करेस्पॉन्डेंस। तो आपको जो है कि अपना जो रिकॉर्ड है आपको कहीं सेंड नहीं करना है, आपको अपने पास रखना है ताकि आप जो इसकी जो फ्यूचर में उसका यूज कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके जो पॉइंट है आपको समझ लेना है, मैं जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आ गया यहाँ पे 7वें पॉइंट को देख लीजिए। द ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ काउंसलिंग कैन बी फिल्ड एंड सबमिटेड एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द वेबसाइट। यहाँ पर आप वेबसाइट देख सकते हैं। कैंडिडेट डू नॉट नीड to send hard copy photo of copy of any document how whatever to the university at this stage, ठीक है। तो आपको कोई हार्ड कॉपी वगैरह इन सबको नहीं भेजनी है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 9th है उन बच्चों के लिए जो कि आउटसाइड शायद एडमिशन के लिए हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए 20% of the total sanctioned seat available for the admission in first year in all courses in institution affiliated to AKTU
विदाउट रिजर्वेशन सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी कंडीशन गिवन इन द इन्फॉर्मेशन ब्रोचर। Thus 20% seat of total sanctioned seat of admission in first year of all courses in institution affiliated to AKTU shall be open to all the candidate. These seats shall be filled on the basis of UP सेट मेरिट। तो समझ रहे हैं आप, जो 20% जो सीट है वो मतलब कि रिजर्वेशन के बेसिस पे नहीं रहेगा। तो उसमें क्या है कि आप यूपी सेट का एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो उसकी मेरिट के आधार पर अपनी सीट जो है फिल की जाएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसमें जो आउटसाइड के स्टेट के जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर सीट मिलेगी, यानी कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। जो होम स्टेट का रिजर्वेशन है उसका भी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो इसकी मैं आपको हेल्प डेस्क पर, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको हेल्प डेस्क का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है। अब लगातार हेल्प डेस्क का जो है हेल्प ले सकते हैं। तो वो जो भी डाउट होने वाला आप हेल्प डेस्क पर आप बात कर लीजिए। अब पहले उसके पहले आप ब्रोचर पढ़ने हैं। फिर देयर इज नो एज लिमिट फॉर एडमिशन टू द कोर्सेज कवर्ड इन काउंसलिंग। तो देयर इज नो एज लिमिट मतलब आपको कोई भी एज लिमिट नहीं है कि आपको कोई एज 25 साल के या 23 साल के उसके बाद आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। आपको कोई एज लिमिट नहीं है। आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं, यूपी सेट के एग्ज़ाम को दे सकते हैं, वैसे ही आप जेईई मेंस के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन जब जैसे NIT IIT में जो है नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स का पर जो है लिमिटेशन होता है, लेकिन यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं, आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं और काउंसलिंग करा सकते हैं। Accepting admission in any institution implies acceptance by the candidate and his parents or guardian with all provision given in information. Any change in the rule, regulation, fee, special condition of etc of that institution shall be applied to admitted candidate. तो जो रूल रेगुलेशन है जो आप एक्सेप्ट करेंगे टर्म एंड कंडीशन, तो आपको पूरा माना जाए, पूरी इसकी जो है फाइनली माना जाएगा। और जितना भी इंस्टीट्यूशन जो अप्लाई करेगा रूल रेगुलेशन वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। कैंडिडेट फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन इमेज एंड लेटेस्ट फोटो। तो ये चीज़ें जो हैं कि आपको मतलब थोड़ा ध्यान रखें, फॉर्म को भरते समय आपको ब्लर फोटो कॉपी नहीं रखना है। आपको जो स्कैन इमेज जो है हर चीज़ें अच्छे कलरफुल तरीके से करनी है, सिग्नेचर वगैरह सही से करना है। तो इस तरीके से आप करने। और तीसरा पॉइंट करते हैं हम लोग, कैंडिडेट क्लेमिंग एडवांटेज ऑफ रिजर्व कैटेगरी सब कैटेगरी रूरल वेटेज मस्ट बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट इन एप्लीकेशन फॉर्म दीज सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल। तो अगर आप किसी रिजर्वेशन के लिए आप जो उसी के अगेंस्ट जो आप सीट लेना चाहते हैं तो आपके जो है कि उसके सर्टिफिकेट होना आपके पास ज़रूरी है इन ओरिजिनल। अगर क्योंकि आपको जो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा तो आपके पास जो है कि ऐसा नहीं कि वेबसाइट पर मेरे पास जीमेल में है मेरे स्कैन कॉपी है लेकिन मेरे पास उसका ओरिजिनल नहीं है, तो ऐसा नहीं, आपके पास उसका ओरिजिनल होना चाहिए जिससे कि आपकी जो फोटो कॉपी है मैच करती हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जाएंगे जब काउंसलिंग समय तो वहाँ पे आपको मैच कराना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद दीज सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल विल हैव टू प्रोड्यूस एट टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। देखिए यहीं पर है फिजिकल रिपोर्टिंग में वेयर सीट हैज़ टू बी अलॉटेड, तो वहाँ पर आपको जो है कि देना ही पड़ेगा। फिर अलॉन्ग विद वन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ईच ऑफ देम। देखिए वहाँ पर जब काउंसलिंग में जाएंगे तो मैं एक बात पॉइंट आउट आपको कर देता हूँ कि आपको हर डॉक्यूमेंट का जो है कि 1 से 2 जो है फोटो कॉपी पहले से ही करा लेनी चाहिए और उसको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब ये होता है कि आपको खुद से ही सिग्नेचर आपका जो है कि करना होगा। वहाँ पर आप हर का 1-1, 2-2 पेयर बना लेंगे डॉक्यूमेंट्स का, जिससे कि आपको वहाँ पर जाकर काउंसलिंग के समय आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं फोटो स्टेट की दुकान ढूंढने में दिक्कत हो, वहाँ पर वो दिक्कत हो, तो इसलिए आप घर से ही अपना पेयर बनाकर डॉक्यूमेंट्स का आप लेकर जाएंगे। ठीक है, चलिए along with self-attested copy, the pro forma of certificate are given at the end of information brochure at the appendix B, which are subjected to change even up to date of admission as per government of Uttar Pradesh. Note that certificate of OBC candidate and certificate of EWS candidate should be issued after 1/4/2021 mandatory due to the condition of creamy layer। तो देखिए यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट ऑफ ओबीसी कैंडिडेट एंड सर्टिफिकेट ऑफ EWS कैंडिडेट शुड बी इशूड ऑन। तो जो हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है वो जैसे ओबीसी के लिए है और जब EWS के लिए है तो उनका जो 1 अप्रैल के जो बाद का जो मतलब आपको जो लेटेस्ट चाहिए होता है, करंट चाहिए होता है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट जैसे इनकम सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है और रेजिडेंसी सर्टिफिकेट है वो अपने तहसील से या फिर अपने कहीं किसी से अब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ जहाँ से भी आपको आप बनवाते हैं वहाँ से आप करेंट में एक जब काउंसलिंग अभी अगर आपने नहीं बनवाया है तो काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट होने वाली है, अभी जो 16 को होने वाली थी, तो आई होप कि आप बनवा लिए होंगे। अब
ये जो पोस्टपोन हो गया तो फिर उसके बाद आपको जो है कि अगर नहीं बनवाया तो जल्दी से जल्दी जो है कि आप वहाँ उसको बनवा लीजिए, ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो। क्योंकि यहाँ पर आपको जो कम से कम आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट जो है लेटेस्ट होना चाहिए। कम से कम आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट जो कि जो ये है 1 अप्रैल 2021 जो का जो लिमिट है उसका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपको जो है कि बहुत मेजर पॉइंट था यहाँ पर आपका। फिर 14वां जो पॉइंट है, द कैंडिडेट इज रेस्पेक्ट ऑफ हुम द रिजल्ट द कैंडिडेट इन रेस्पेक्ट ऑफ हुम द रिजल्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जाम इज हैज नॉट टू बी डिक्लेयर्ड टिल द एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ काउंसलिंग शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन। स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट आर नॉट एट डिक्लेयर्ड बाय CBSE इंक्लूडिंग प्राइवेट branch and second compartment shall be allowed to admission on provisional basis, and undertaking should be uploaded along with mark sheet from such student that he shall submit their result within 1 week from the declaration of the result by the CBSE to the respective institute. Failing with the provisional admission of the student shall stand cancelled। तो अगर आपका किस जो है रिजल्ट जो है रुका हुआ है CBSE से है तो ये तो आपको जो है कि वहाँ पर एक डिक्लेरेशन जो है कि आपको देना पड़ेगा, जिससे आप अंडरटेकिंग आपको देनी पड़ेगी। तो आपका एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट आउट होते ही आपको जो है कि आपको तुरंत 10 दिन के अंदर या यहाँ पे उन्होंने कुछ 1 वीक के अंदर आपको जो है कि अब वहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट में जो जिसमें आपने एडमिशन लिया उसको जमा करना होगा, नहीं तो आपका फिर एडमिशन कैंसिल माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए नीचे आते हैं, फिर उसमें देखते हैं 15वां पॉइंट जो है, इफ़ एनी डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट इज़ फाउंड फॉल्स एट एनी स्टेज। तो यही होने वाला है, अगर आप मतलब गलत जो है कि सर्टिफिकेट वहाँ पे लगाते हैं तो फिर पाया गया गलत है, तो फिर तो भाई लीगल एक्शन भी लिया जाएगा आपके खिलाफ़ और आपका एडमिशन जो कैंसिल होगा वो तो होगा ही, ठीक है। तो 16वां पॉइंट ये है, कैंडिडेट मस्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ इंश्योर दैट अबाउट हर एलिजिबिलिटी विद रजिस्टरिंग ऑफ काउंसलिंग। इफ कैंडिडेट हु इज नॉट एलिजिबल फॉर कोर्सेज इन द काउंसलिंग रजिस्टर्ड सी विल एनी क्लेम वट एवर द एडमिशन टू एनी कोर्स। तो ये तो आपको करना ही भाई, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो एलिजिबिलिटी आपको पहले से चेक कर लेनी है। आई होप कि आपको सभी लोग एलिजिबल होंगे, तो इसमें आपको कोई बात। रजिस्ट्रेशन फ़ी आपका 1000 था ही, ठीक है, मतलब 1000 रहेगा। काउंसलिंग फ़ी का जो रजिस्ट्रेशन है 1000 ही रहेगा, और पहले भी था वही। द नंबर ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूशन कोर्सेज एंड सीट में भी इंक्रीज और डिक्रीज अप टू काउंसलिंग डेट। अच्छा ठीक है, अब ये भी है कि बहुत सारे जो यूपी के इंस्टीट्यूशन वो जो है UPSEE जो काउंसलिंग होती है, यूपी सेट की जो काउंसलिंग होने जा रही है उसमें पार्ट नहीं करेंगे। हो सकता है पार्ट करें भी, हो सकता है पार्ट नहीं, हो सकता है इंडिविजुअल अपना काउंसलिंग कराएं, ठीक है। तो सीट जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, तो बस थोड़ा बहुत वेरी करें, 1-2 इंस्टीट्यूट इधर उधर वेरी करेंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है। तो आपको इसमें है। तो फिर आते हैं द नंबर ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूशन कोर्सेज सीट में इंक्रीज और डिक्रीज काउंसलिंग 19। इफ़ एनी of the qualifying examination board university award only later grade without providing an equivalent percentage of mark graded, the candidate should obtain a certificate from board universities where mark upload it with mark sheet at the time of online registration. In case such certificate is not provided by candidate, the decision of central SAB regarding eligibility shall be final। तो आपका जो है कि सर्टिफिकेट जो है कि आपके पास होना चाहिए, जो आपने मतलब कि बोर्ड से जो निकाला, तो आपको जो ग्रेड्स हैं जो हर चीज़ आपको वहाँ पर परसेंटेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। बाद में अगर मतलब जो एलिजिबिलिटी परसेंटेज आपको नहीं पता तो जो सैब का जो मतलब जो सेंट्रल एडमिशन बोर्ड है उसका जो डिसीजन है वही फाइनल होगा। तो यही सब चीज़ें हैं, इसमें देख लीजिए। फिर द अलॉटमेंट सीट काउंसलिंग विल बी कैरिड आउट बाय द स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डिंग विद द मेरिट ऑफ कैंडिडेट। तो मेरिट के हिसाब से होगा, कैटेगरी के रिजर्वेशन के हिसाब से होगा, ठीक है। वंस द सीट इज अलॉटेड टू कैंडिडेट नो चेंज इन इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रांच इज एडमिसिबल। वंस सीट इज अलॉटेड टू नो चेंज इन द ब्रांच इन एडमिशन, मतलब कि देखिए अब जब काउंसलिंग में आपको ये डरना नहीं है। अगर मान लीजिए आपको कोई सीट अलॉट हो जाता है तो उसमें आपको फ्रीज फ्लोट विदड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा, कि जैसे मतलब आपने मान लीजिए कि किसी आपको इंस्टीट्यूट मिल गया, फिर भी आप सोचते हैं कि ठीक है मैं इसको तो मेरे लिए मतलब अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है मैं एडमिशन नहीं लूँगा, लेकिन आप दिखाइए कोई बढ़िया इंस्टीट्यूट बताइए, अगर उसमें सीट मिल गया तो इससे बढ़िया मिल गया तो मैं उसमें चला जाऊँगा, नहीं तो फिर यही ले लूँगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर फ्लॉट कर देते हैं, और कोई ऐसा सीट मिल गया आपको नहीं अब इससे ज़्यादा मुझे जाना नहीं, मुझे यही चाहिए, तो आप वहाँ पर फ्रीज कर लेते हैं
जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि आप काउंसलिंग कराते हैं, फिर आपको मन नहीं कि भाई मेरा, या फिर ऐसा भी कंडीशन आता है कि आप किसी दूसरे काउंसलिंग में आपको अच्छा NIT IIT मिल गया जो सा मान लीजिए, तो आप यहाँ से विदड्रॉ करा लेते हैं, तो आपको पैसा आपका रिफंड हो जाता है। कुछ पेमेंट जो है कट होते हैं, जैसे 5,000 मुझे लगता है पर राउंड कट है। UPT बहुत कट करता है भाई बहुत कट। तो ऐसी ही चीज़ें हैं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको देख लीजिए, यहाँ पर जो एब्रीविएशन वगैरह दे रखा है, फुल फॉर्म दे रखे हैं, इसको देख लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, मुझे पता है ब्रोचर के बारे में। ओवरव्यू ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर द कोर्सेस, यहाँ पर आप देख लीजिएगा ओवरव्यू एलिजिबिलिटी क्या क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से SAP के बारे में बताया गया क्या क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन बताया गया है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। और मैं थोड़ा देख लेता हूँ कौन कौन सी चीज़ें जो इन्फॉर्मेटिव हुआ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक 2.7 जो पॉइंट है, एडमिशन टू फी वेवर सीट फॉर इकोनॉमिकली वीकर मेरिटियस स्टूडेंट। तो इस बात का भी बड़ा अच्छा हमें जो पॉइंट मिला है कि TFW सीट जो है, ट्यूशन फी वेवर सीट, जो AICTE जो है 5% जो है सीट जो है अलॉट करती है हर ब्रांच में, जो है कि बच्चों को जिससे वो ट्यूशन फी नहीं लेती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ट्यूशन फी वेवर सीट। तो ये बहुत बेनिफिट है जो बच्चे जो फाइनेंशियली थोड़ा वीकली बैकग्राउंड से हैं, तो वहाँ से जो मतलब सीट ले सकते हैं, उनका जो अच्छा मार्क्स आया हुआ है, तो इस सीट के लिए मतलब अप्लाई कर सकते हैं FW सीट के लिए या TFW सीट के लिए। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, एज पर AICTE नोटिफिकेशन फी वेवर सीट फॉर इकोनॉमिकली वीकर मेरिटियस कैंडिडेट्स आर आल्सो अवेलेबल इन BTech, BHMCT, BFAD, BFA कोर्सेज इन ऑल इंस्टीट्यूशन एप्लीटेड टू AKTU। तो आपको पता चल गया यहाँ पर कि कौन कौन से कोर्सेज में जो है कि TFW सीट AICTE दे रही है। नो ट्यूशन फी विल बी चार्ज फ्रॉम द कैंडिडेट एडमिटेड अगेंस्ट सच सीट। तो आपको ट्यूशन फी जो है आपको उससे लिया ही नहीं जाएगा। और एक बात मैंने आपको मेरे जो चैनल पर वीडियोज़ देखेंगे तो आपको बहुत पता होगा कि ट्यूशन फी जो है बहुत ही स्पेसिफाई, मतलब वहाँ पे होता है पूरा जो आपको जो टोटल फी होता है, पूरा आपका टोटल फी ट्यूशन फी नहीं होता है, उसमें बहुत सारे चार्जेज अलग अलग होते हैं। हॉस्टल फी उसमें नहीं आता है, फिर आपको कहीं कहीं जो है मिसलेनियस चार्जेज ऐड कर दिए जाते हैं। तो ट्यूशन फी जो स्पेसिफाइड ट्यूशन फी होता है, या तो इंस्टीट्यूशन से आप बात कर सकते हैं, या फिर उनके फी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसमें रहेगा कि ट्यूशन फी जैसे 50,000, फिर एडिशनल फी लाइब्रेरी चार्जेस, स्पोर्ट चार्जेस और अदर चार्जेस होते हैं। तो आपको जो 50,000 जो ट्यूशन फी चार्जेज है वही सिर्फ माफ़ होगा, वही सिर्फ वेव होगा, बाकी जो चीज़ें हैं आपको देनी पड़ेंगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और आप और भी स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यार मेरे चैनल को देखिए, बहुत सारी चीज़ें वहाँ बता रखी है, ठीक है। तो अरे हाँ, और दोस्तों एक चीज़ है यार, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ यार। बहुत ज़्यादा मतलब वीडियोज़ पे व्यूज़ तो आ ही रहे हैं यार लगभग, ठीक है। तो 1000 धीरे धीरे कराओ, और वीडियोज़ में डालता हूँ जल्दी जल्दी, ओके। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मैंने TFW शीट पर भी बना रखा है वीडियो, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पूरा लिस्ट बना रखा है इस तरीके से, तो ये भी देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी ऑफ अपीयर इन द काउंसलिंग एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर ऑफ MBA। तो MBA MCA के लिए देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन काउंसलिंग फॉर द एडमिशन टू सेकेंड ईयर। तो यहाँ पर भी लेटरल एंट्री के लिए देख लीजिएगा, पूरा जो लेटरल एंट्री का जो एडमिशन वो है, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो आप मतलब मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा देखे, ऑलरेडी मुझे लगता है कि 25 मिनट का वीडियो जो है बन चुका है, तो दिक्कत है, ठीक है। तो जो है क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दीजिएगा नीचे, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर आ जाइएगा, आपको इंस्टाग्राम ID मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर आप कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पर मैं बता दूँगा आपको। अब चलते हैं नीचे नीचे। तो यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी फॉर डायरेक्ट एडमिशन लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अंडर वैकेंट सीट आफ्टर काउंसलिंग। तो यहाँ पर जो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं लेटरल एंट्री थ्रू प्राइवेट कॉलेज में, तो यहाँ पर उनके लिए एलिजिबिलिटी दे रखी है, तो उसको आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कैटेगरी डेफिनेशन वगैरह यहाँ पर जो है बता रखा है कौन सी कैटेगरी किस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैंडिडेट हूँ है पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड हूँ
do not claim for any reservation category are eligible for admission to all courses at all the institution against available general open seat। ठीक है, यहाँ पर है। फिर यहाँ पर देख लीजिए रेस्पेक्टिव कोड यहाँ पे दे रखा है आपको। कोड जो है किसको मतलब जो और भी चीज़ों के लिए बस कोड यूज किया जाएगा, यही सब कोड यूज किया जाएगा। तो आपको जो कोड है यहाँ पर आपको देख लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम नीचे चलते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर रिजर्वेशन सीट है, वर्टिकल रिजर्वेशन है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। तो जो वर्टिकल आपको पता ही है जो SC ST OBC वाला होता है, और हॉरिजॉन्टल वही है जो फ्रीडम फाइटर वगैरह होते हैं, इन सब के लिए जो होती है। ठीक है, दिव्यांग और फीमेल वगैरह इन सब के लिए जो यहाँ पर रिजर्वेशन दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड है, यहाँ पर आपको मेडिकल भी बनवाना पड़ेगा एक जो है, उसका भी प्रोफार्मा आपको लास्ट में मिल जाएगा। काउंसलिंग, द इन्फॉर्मेशन अबाउट काउंसलिंग प्रोसीजर, काउंसलिंग शेड्यूल एंड ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द काउंसलिंग इज डिस्क्राइब बिलो। काउंसलिंग फी आपको पता है 1000 है, ये नॉन रिफंडेबल है। फिर जब आपको सीट अलॉट हो जाएगा तो आपको सीट कंफर्मेशन चार्ज 20,000 देना पड़ेगा। इस तरीके से है। ट्यूशन फ़ी, द ट्यूशन फ़ी इन द, देखिए ट्यूशन फ़ी यही है, ट्यूशन फ़ी द ट्यूशन फ़ी इन गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन शैल बी एज पर लेटेस्ट ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द यूपी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्टिव कॉलेज इंस्टीट्यूशन अवेयर few courses are under self-finance scheme and the detail of the fee for such courses can be obtained by the respective college institution. However, information about amount of hostel and other fee can be obtained from the institution itself. तो जो इंस्टीट्यूशन फी है वो गवर्नमेंट जो है लागू करती है, और जो हॉस्टल फी है वो इंस्टीट्यूशन खुद अपने आप से करती है। ठीक है, तो और एक चीज़ है जो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के लिए बता रहा स्कीम बता रहा है कि आपको देखेगा कुछ जो गवर्नमेंट में भी जो ब्रांच है ना, जैसे आप राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा IT मिलेगा ब्रांच जो है कि सेल्फ फाइनेंस है। उसका जो फी स्ट्रक्चर है 15 से 20 हज़ार ज़्यादा होगा जनरल जो ब्रांच जो जैसे CSC या इलेक्ट्रिकल इन सबसे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये देख लीजिएगा यहाँ पर। प्रोसीजर फॉर काउंसलिंग तो नए लोगों के लिए भाई वो है, तो स्टूडेंट क्वालिफाइड इन रिलेवेंट एग्जामिनेशन एग्ज़ाम जो है JEE मेंस UP सेट नाटा इज एप्लीकेबल कैन अपीयर इन काउंसलिंग। द काउंसलिंग प्रोसीजर विल कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट फॉर काउंसलिंग, डिपोजिशन ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी, ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट कैंडिडेट completed 1 to 2 above central document verification team. The activity will be done in round 1 2 3। तो आपको जो है कि सीट जो है मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फिर उसके बाद जो है कि टीम रहेगी वेरिफिकेशन करेगी। कंफर्मेशन ऑफ वेरिफिकेशन थ्रू SMS और ईमेल, आपको मेल या SMS आ जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है। ठीक है, फिलिंग ऑफ चॉइस बाय द वेरीफाइड एंड फ्रेश कैंडिडेट। तो डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट, सीट देखिए सीट एक्सेप्टेंस में यहाँ पे दे रखा है जो फ्रीज फ्लॉट राउंड 2 है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो फ्रीज फ्लॉट वाला जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बता ही दिया है किस तरीके से काम करता है। पेमेंट है, एक्सेप्टेंस है, विड्रॉल है। विड्रॉल भी आप कैसे, इंटरनल स्लाइडिंग है। तो इंटरनल स्लाइडिंग जो है यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन में जो है इंटरनल स्लाइडिंग होगा। जैसे मान लीजिए आपको क्या बोलते हैं कि आप दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, दूसरे ब्रांच में जाना चाहते हैं, तो आप इंटरनल स्लाइडिंग कर सकते हैं। फिर अलॉटमेंट ऑफ सीट इज R6 राउंड 1 राउंड 2। तो यहाँ पर देखिए कई तरीके के पूरा चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, राउंड 3 कौन कौन से एलिजिबल हैं, राउंड 4। तो इस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पर दे रखी हैं। फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में बता रखा है। ऑल कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट हैव पेड सीट कंफर्मेशन फी विल बी रिक्वायर्ड टू फिजिकली रिपोर्टेड to at the allotment of institution of the specific date mentioned in college counseling schedule। तो इस तरीके से राउंड 5 जो आपका इंटरनल स्लाइडिंग होगा। राउंड 6 हो जो स्पेशल राउंड फॉर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, हु इज़ एलिजिबल हु इज़ नॉट एलिजिबल, ऐसे है यहाँ पर। तो ये चीज़ें देख लीजिए, बहुत सिंपल सी हैं। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ेंगे तो वो अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको एक बार तो पढ़ना ही है यार, पढ़ना है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं यहाँ पर। देखिए अब जो शेड्यूल है यहाँ पर अभी आने वाला है। ठीक है, तो अभी आया नहीं है। तो यही सब चीज़ें थी ब्रोचर में।
तो अभी मैं क्या बताने जा रहा, मैं भी अच्छा, तो ब्रोचर में तो लगभग यही था। तो आपको जो आपको 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरा अच्छे से बना लेने हैं पहले से ही। जो 1 अप्रैल के पहले आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी के लिए और जो ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट है उनके लिए बना लेने हैं। तो इसी तरीके से चीज़ें हैं। और आप जो है रेगुलर जो है कि अपडेट जो वेबसाइट पर करते रहिए, चेकआउट करते रहिए, ताकि जो काउंसलिंग का डेट है आपसे मिस ना हो, और चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको हेल्प डेस्क का पूरा फ़ायदा उठाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोल फ्री है। तो पूरा उसका जो है बाकी आप कमेंट कीजिए यहाँ पर, जितना भी हम लोग हेल्प करना चाहेंगे कर पाएंगे उतना हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। और दोस्तों जो है कि मैं कई वीडियोज़ लाने वाला हूँ इन्हीं सब काउंसलिंग के बारे में, हो सकता है जी मेंस के बारे में, अदर ओपनिंग क्लोजिंग रैंक भी आपके पास आ जाए, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिए आपको किसके बारे में चाहिए होता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।